हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। हमने स्टार्ट किया था दिल्ली सल्तनत और हमने उसमें स्लेव डायनेस्टी के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे खलजी डायनेस्टी के बारे में। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिएगा ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो, घटना चक्र के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो और एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं 15th नंबर क्वेश्चन से, जो कि पहला क्वेश्चन है खलजी डायनेस्टी का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जलालुद्दीन खलजी। तो जलालुद्दीन खलजी के रिगार्डिंग हमें बता रहे हैं कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला है, he was the first ruler of Delhi Sultanate to clearly put forward the view that the state should be based on willing support of the governed. He also tried to gain the goodwill of the nobility of the following policy of tolerance. तो हमें बता रहे हैं यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हाँ, वो पहले दिल्ली सल्तनत रूलर थे जिन्होंने अपनी जो व्यू रखा था कि जो स्टेट्स होते हैं उनके पास जो पीपल्स होते हैं जिनको वो गवर्न कर रहे हैं उनका सपोर्ट होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है और ये आपको कहीं ना कहीं एक शो कर रहा होगा डेमोक्रेसी को, मतलब डेमोक्रेटिक टाइप गवर्नमेंट का। एरिस्टोक्रेसी में जो एरिस्टोक्रेट होंगे, जो राजा होंगे, वो क्या कैसे होंगे? राजा जो होंगे वो जो वहाँ की गवर्न जनता होंगे वो उनको पसंद करेंगे, वो उनको उनका सपोर्ट मिलेगा। सेकेंड, ही ऑल्सो ट्राई टू गेन द गुडविल ऑफ द नोबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। तो ये भी बिल्कुल सही है कि उन्होंने टॉलरेंस की पॉलिसी को भी प्रमोट करने की कोशिश की थी। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट। जलालुद्दीन खलजी जो है वो असेंड करते हैं थ्रोन पे 1290 एडी पे और 1296 एडी तक रहते हैं। वो पहले दिल्ली सल्तनत रूलर होते हैं जिन्होंने अपने व्यू को बताया था, इस व्यू को प्रमोट किया था कि स्टेट के पास सपोर्ट होना चाहिए, जो पीपल है, जो गवर्न है, उनका सपोर्ट होना चाहिए। और उनका और क्या ये था, ओपिनियन था कि लार्ज मेजोरिटी जो है इंडिया का वो हिंदू है, तो इसीलिए जो इस्लामिक स्टेट है, इस्लाम का जो रूल है वो कंप्लीटली रूल नहीं कर सकते हैं और वो ट्रूली इस्लामिक स्टेट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो लार्ज नंबर में हिंदू है। और उन्होंने गुडविल नोबिलिटी जो नोवेल्स हैं उनकी गुडविल को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश की थी पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस के द्वारा, और हार्श जो पनिशमेंट थी उसको भी अवॉइड किया था। लेकिन लास्टली उनको असैसिनेट कर दिया जाता है अपने ही नेफ्यू और सन इन लॉ अलाउद्दीन खलजी के द्वारा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कारा में। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खलजी इन्वेजन। तो देवगिरी का रूलर कौन था जब अलाउद्दीन खलजी ने वहाँ पर इन्वेजन किया था? तो वो थे रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो थे वो देवगिरी के रूलर थे जब अलाउद्दीन खलजी ने वहाँ पर इन्वेजन किया था। और तब जो रामचंद्र देव थे उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो ईयरली ट्रिब्यूट पेड करेंगे दिल्ली को, बट वो फेल हो गए थे उसको पे करना। और इसी वजह से 1306 और 7 में जो अलाउद्दीन खलजी है वो सेंड कर देते हैं अपने जो स्लेव है मलिक काफूर को आर्मी के साथ। आर्मी जो लीडर होता है उसको सेंड करता है। बाद में क्या होता है कि लेटर रामचंद्र देव जो होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं काफूर को और ऑनरेबली ट्रीट किए जाते हैं और लाए जाते हैं कहाँ पे? दिल्ली में, जहाँ पे उनको रिस्टोर किया जाता है उनका डोमिनियन विद द टाइटल ऑफ राय रायन। तो ध्यान रखेंगे, राय रायन किसको टाइटल दिया गया था? तो वो है रामचंद्र देव को। 17th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खलजी कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्डर। व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गैरिसन। तो गैरिसन एस्टेब्लिशमेंट के पीछे क्या मेन रीजन था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी में? To keep check over nobles, to fight with Mongol invaders, both A and B, neither A nor B। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, क्योंकि वो मंगोल इन्वेडर से फाइट करने के लिए अपना न्यू गैरिसन टाउन एस्टेब्लिश किया था सीरी में। इसके पहले हमने देखा था कि इल्तुतमिश ने भी मंगोल से बचने के लिए जो जलालुद्दीन था उसको अपना रिफ्यूजी नहीं दिया था। ठीक है, बलबन के टाइम पे भी मंगोल इन्वेजन हुआ था और यहाँ पे अलाउद्दीन खलजी ने उससे बचने के लिए क्या था? न्यू गैरिसन टाउन का स्टेब्लिशमेंट किया था। तो अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी और इसका मेन रीजन क्या था?
मेन रीजन था मंगोल इन्वेजन से फाइट करना। अलाउद्दीन के टाइम पे क्या होता है, मंगोल इन्वेडेड फ्रिक्वेंटली एंड पोज्ड अ ग्रेट थ्रेट टू द सल्तनत। ग्रेट थ्रेट किसको पोस्ट करते हैं, सल्तनत को। 18th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउद्दीन केम टू द थ्रोन बाय ट्रेचरसली मर्डरिंग हिज अंकल जलालुद्दीन खलजी। हिज स्लेव मलिक काफूर वाज किल्ड बाय द पैलेस गार्ड्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हाँ, अभी हमने जस्ट देखा कि जो जलालुद्दीन खलजी हैं उनको किल किया गया था, किसका मर्डर किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ। तो बिल्कुल सही बात है। हिज स्लेव मलिक काफूर वाज किल्ड बाय द पैलेस गार्ड्स, और ये भी बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाता है करेक्ट। तो जलालुद्दीन खलजी को जो अलाउद्दीन है वो मार देते हैं जब वो गवर्नर होता है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी अवध का, और वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं वास्ट ट्रेजर को बाय इन्वेडिंग देवगिरी। देवगिरी को इन्वेड करके वो बहुत सारा जो ट्रेजर है उसको एक्यूमुलेट कर देते, और जलालुद्दीन हैड गॉन देयर इन द होप दैट ही वुड गेट होल्ड दैट ट्रेजर बट ही वाज किल्ड। और जलालुद्दीन जहाँ जाते हैं उस ट्रेजर को होल्ड करने के लिए, लेकिन वो मार दिया जाता है अपने ही नेफ्यू के द्वारा। मलिक काफूर को किल करते हैं पैलेस गार्ड, जो कि एक हिंदू रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19th नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के एक्सपेंशन रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है रतन सिंह वाज द रूलर ऑफ रणथंभोर। सेकंड है ही डिफीटेड अलाउद्दीन खलजी आर्मी विच वाज लेड बाय मलिक काफूर। इट इज बिलीव्ड दैट अलाउद्दीन खलजी मार्च अगेंस्ट चित्तौड़ फॉर पद्मिनी वाइफ ऑफ रतन सिंह। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो रतन सिंह जो थे वो रणथंभोर के रूलर नहीं थे, वो मेवाड़ के रूलर थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो गलत हो जाता है। सेकंड जो है ही डिफीटेड अलाउद्दीन खलजीज आर्मी विच लेड बाय मलिक काफूर, ये भी बिल्कुल गलत बात है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है। एंड थर्ड देखते हैं, इट इज बिलीव्ड दैट अलाउद्दीन खिलजी मार्च अगेंस्ट चित्तौड़ फॉर पद्मिनी वाइफ ऑफ रतन सिंह पद्मावत। तो आपने मूवी भी देखा होगा और एक बुक भी ये बताएंगे किसने लिखा है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू द कैंपेन ऑफ मलिक काफूर। मलिक काफूर के कैंपेन के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मलिक काफूर लीड कैंपेन अगेंस्ट वारंगल इन द ईयर 1309। इन द सेम ईयर ही ऑल्सो डिफीटेड रूलर ऑफ द्वार समुद्रा। आफ्टर हिज सक्सेसफुल कैंपेन इन साउथ इंडिया ही वॉज अपॉइंटेड एज वजीर एंड ऑल ऑफ द एवब। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है मलिक काफूर के कैंपेन के रिगार्डिंग सही है। तो पहले बिल्कुल सही है, उसने वारंगल में कैंपेन लीड किया था 1309 में, और इसको ऑर्डर किसने दिया था, अलाउद्दीन खलजी ने। और ही ऑल्सो डिफीटेड द रूलर ऑफ द्वार समुद्रा, नहीं। और थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, वजीर का पोस्ट नहीं दिया गया था, नाइब का पोस्ट दिया गया था, ठीक है। और इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो फर्स्ट सिर्फ करेक्ट है, सेकंड और थर्ड करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसने द्वार समुद्र में जो रूलर है द्वार समुद्र को, उनको 1311 में हराया था, ना कि 1309 में। तो इसलिए ये गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं कि मलिक काफूर ने अपने मिलिट्री को लीड किया था अगेंस्ट वारंगल 1309 में, किसके ऑर्डर पे, अलाउद्दीन खलजी के ऑर्डर पे। और वारंगल जो था वो रूल किया जाता था ककटिया डायनेस्टी से। तो ये भी ध्यान रखेंगे, वारंगल जो था वो किसके द्वारा रूल किया जाता था, ककटिया डायनेस्टी से, और जिसको डिफीट किया गया था मलिक काफूर के द्वारा बैडली। और 1311 में क्या होता है कि जो मलिक काफूर है वो कैंपेन जो है वो लीड करते हैं किसके अगेंस्ट में, द्वार समुद्र, होयसाला का जो डायनेस्टी होती है उसके अगेंस्ट में करते हैं, और इसके साथ ही होयसाली डायनेस्टी को हरा के डिफीट करके उसको एंड कर देते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी जो है जैसे ही वो मतलब फॉल होता है 1315 में, तो उसको बुलाया जाता है, किसको, काफूर को बुलाया जाता है दिल्ली में, और उसको दिया जाता है नाइब का पावर, ना कि वजीर का। तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम देखेंगे अब। विथ रेफरेंस टू द मोहम्मद बिन तुगलक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो मोहम्मद बिन तुगलक MBT जो कि काफ़ी फेमस है अपने पॉलिसीज को चेंज करने, ही ट्रांसफर हिज कैपिटल टू देवगिरी टू कीप डेक्कन अंडर
control. He lived at the bank of river Ganges near Kannauj in camp for 2 years when Delhi was reeling under famine. हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो हाँ, उसने अपनी जो कैपिटल थी, यही तो एक्सपेरिमेंट था, इतनी सारे एक्सपेरिमेंट इसने. ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल टू देवगिरी टू कीप डेक्कन अंडर कंट्रोल. यह बिल्कुल सही बात है. और वो रहा करता था कहाँ पे? रिवर गैंगेस के किनारे, मेनली कन्नौज उत्तर प्रदेश में. कैंप फॉर 2 years व्हेन दिल्ली वाज रीलिंग अंडर फेमाइन, जब दिल्ली फेमाइन के अंदर था. तो ये भी बिल्कुल सही बात है. दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाते. तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर होते हैं उनका नाम होता है गयासुद्दीन तुगलक. उनका जो रियल नेम होता है गाजी मलिक होता है, और उनके सन होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो असेंड करते हैं थ्रोन को 1325 में. वो ट्रांसफर करते हैं अपने कैपिटल को देवगिरी टू कीप डेक्कन अंडर देयर कंट्रोल. और देवगिरी का नाम बदल के वो क्या रख देते हैं? दौलताबाद. वैसे ये उनका जो इनिशिएटिव, उनको कोई भी इनिशिएटिव जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है. तो ये भी इनिशिएटिव उनका सक्सेसफुल नहीं रहा है. और इसके साथ ही वो अपना जो कैपिटल है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं दिल्ली से, देवगिरी से फिर से दिल्ली कर देते हैं. और वो 2 साल तक जब दिल्ली फेमाइन में था तो वो कहाँ रहे थे? रिवर गंगा के किनारे कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में ये है जगह. 22 नंबर क्वेश्चन निकले. व्हाट वाज द नेम ऑफ जैन सेंट विथ हुम मोहम्मद बिन तुगलक हेल्ड डिस्कशन. तो वो कौन से जैन संत थे जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने डिस्कशन किया था? तो उनका नाम है जैन प्रभा सूरी. जिन प्रभा सूरी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक की डिस्कशन हुई थी. तुगलक जो था भले ही उसकी एक्सपेरिमेंट चल रही, लेकिन वो काफ़ी लर्नेड पर्सन था. मतलब वो काफ़ी टॉलरेंट था और काफ़ी लर्नेड था. काफ़ी चीज़ें वो सीखने की उसकी इच्छा रहती थी, क्यूरियस रहता था. और वो इनवाइट किया था जैन सेंट जिन प्रभा सूरी को डिस्कस करने के लिए बहुत सारे इशू जो थी रिलीजियस अफेयर्स और फिलॉसफी पे. उसका जो एटीट्यूड था सेकुलर एटीट्यूड था, हिंदुइज्म और अदर रिलीजन के साथ. ठीक है. और वो पहला सुल्तान था दिल्ली का जो पार्टिसिपेट किया था होली के सेलिब्रेशन में. ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि वो पहला से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो पार्टिसिपेट किया था किसमें? होली सेलिब्रेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते. 23 नंबर. अरेंज द फॉलोइंग प्रोग्राम मोहम्मद बिन तुगलक इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, इंक्रीज इन टैक्सेशन इन दोआब, प्रोमोलगेशन ऑफ टोकन करेंसी, खुरासान एक्सपेडिशन. हमें बताना है कि इसमें से कौन पहले हुआ था. मतलब हमें उनको क्रोनोलॉजिकली लिखना है, क्रोनोलॉजिकली बताना है. तो इंक्रीज इन टैक्सेशन इन दोआब वो कब होता है? वो सबसे पहले होता है. ठीक है. और वो होता है 1326 में. वैसे तो ये जो थ्रोन पे असेंड नहीं करता है कब? 1325 में. तो 1326 में वो दोआब रीजन का जो टैक्स है उसको इंक्रीज कर देता है. तो सबसे पहले होगा हमारा 2 नंबर, और 2 नंबर होगा तो फर्स्ट और फोर्थ तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा. और उसके बाद वो क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम उसने चेंज करके रख दिया था दौलताबाद. तो सेकंड हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल 327. ये हो जाएगा 326. उसके बाद प्रोमोलगेट करता है टोकन करेंसी को, और कॉपर का जो कॉइन है उसको चलाता है. लेकिन ये भी इसका फेल हो जाता है क्योंकि लोग गोल्ड के कॉइन को रख लेते हैं और कॉपर का कॉइन का ढेर लगा देते हैं, कॉपी करने लगते हैं वो. ठीक है. तो ये फेल हो जाता है. और ये कब होता है? ये होता है 1329 में. उसके बाद होता है खुरासान एक्सपेडिशन. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C 2134. देख लेते हैं कब कौन सा होता है. तो 1325 में वो थ्रोन पे आते हैं, और उसका जो मेजर इनिशिएटिव होता है वो क्या होता है? टैक्सेशन इंक्रीज करना, मतलब दोआब रीजन में. तो वो करते हैं वो 1326 में. उसके बाद होता है वो ट्रांसफर करता है कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी डेक्कन रीजन में अपनी मतलब स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए 1327 में. उसके बाद वो प्रोमोलगेट करता है टोकन करेंसी को, और वो होता है 1329 में. और खुरासान एक्सपेडिशन होता है कब? 1329 में ही होता है. और इसका मेन क्या काम होता है कि टू ऑक्युपाई खुरासान एंड इराक. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following statement is correct in the context of territorial expansion under the तुगलक डायनेस्टी. तो तुगलक डायनेस्टी के रिगार्डिंग हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. बंगाल was subdued under the Delhi Sultanate. Kampili was annexed in the year 1328.
टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑन लार्ज स्केल कॉज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि बंगाल जो था वो सबड्यूट था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, ये बिल्कुल सही बात है। कैंपिली को एनेक्स किया गया था 1328 में, ये भी सही है। टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ था लार्ज स्केल में, और वो क्या करते थे लार्ज स्केल में, जब टेरिटोरियल और वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे अच्छा ना हो तो फिर ये कॉज कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही बात है, 1, 2, 3 जो होगा वो तीनों ही सही होगा रिगार्डिंग द तुगलक डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट। तुगलक डायनेस्टी जो था वो थर्ड डायनेस्टी था। हमने देखा था पहली जो थी स्लेव डायनेस्टी थी और सेकंड जो थी वो खलजी डायनेस्टी थी। टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता है दिल्ली सल्तनत के, जब दिल्ली सल्तनत अपने पिक पे पहुंचती है, कब? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। और उसी टाइम पे जो दिल्ली होता है, जो बंगाल होता है, वो दिल्ली का सबड्यूड हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराचल एक्सपेडिशन वाज लॉन्च बाय द मोहम्मद बिन तुगलक इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो यहाँ पे हमारा क्या रीजन होगा? सेंट्रल एशिया, कुमाऊं रीजन ऑफ हिमालयस, बिहार एंड बंगाल, डेक्कन। तो कुमाऊं रीजन ऑफ हिमालयस जो है वो वहां पर लॉन्च होता है आपका कराचल एक्सपेडिशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा करेक्ट। कराचल एक्सपेडिशन जो है वो लॉन्च किया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1330 AD में। और वो कौन सा रीजन होता है? कुमाऊं हिल्स, जो कि हिमालय का एक इंपॉर्टेंट रीजन है। कुमाऊं हिल्स हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? उत्तराखंड वाले रीजन में। ठीक है। और ये मेनली किस लिए होता है? टू काउंटर द चाइनीज इनकर्जन। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द सुल्तान्स ऑफ विच डायनेस्टी रूल द कंट्री फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। तो कौन सा डायनेस्टी का जो सुल्तान थे जिन्होंने लॉन्गेस्ट टाइम तक रूल किया था? तो वो थे तुगलक डायनेस्टी के। तुगलक डायनेस्टी के जो सुल्तान थे उन्होंने लॉन्गेस्ट पीरियड तक रूल किया था 1320 से 1412 तक, जबकि स्लेव डायनेस्टी के 1206 से 1290 तक, और लोधी डायनेस्टी का 1451 से 1526 तक, खलजी डायनेस्टी का 1290 से 1320 तक। सबसे कम खलजी डायनेस्टी का 30 साल बस। ठीक है। 27th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला है ही अडॉप्ट द पॉलिसी टू अपीज द नॉवेल्स, ही मेड नो अटेम्प्ट टू रीअसर्ट हिज ऑथोरिटी ओवर साउथ इंडिया एंड डेक्कन, ही अलाउड एंट्री ऑफ हेरिडिटरी सिस्टम इनटू आर्मी एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। हमें बताना है यहाँ पे कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है रिगार्डिंग फिरोज शाह तुगलक। तो बिल्कुल पहला जो है वो बिल्कुल सही है कि वो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट स्टार्ट करता है, अडॉप्ट करता है नॉबल्स को अपीज करने के लिए। तो ये पहला बिल्कुल सही है। वो कोई अटेम्प्ट नहीं करता है अपने ऑथोरिटी को रीसेट करने के लिए। हमने देखा था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो क्या करता है, वो दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थापित कर देता है डेक्कन पे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं किया जाता है अपनी ऑथोरिटी को रीअसेट करने के लिए साउथ इंडिया और डेक्कन रीजन में। और वो हेरिडिटरी सिस्टम कर देते हैं आर्मी सिस्टम में और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में। तीनों ही बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाता है करेक्ट। फिरोज शाह तुगलक जो है वो असेंड करता है थ्रोन को 1351 में, और कब तक रहता है? 1388 तक रहता है, और पावर को कंसोलिडेट करता है वो, क्योंकि एक्सपेंशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन इशू बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है। और इसलिए वो अडॉप्ट करता है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। और पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का मेन रीजन क्या होता है? खुद को सेफ रखना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना रिबेलियन से। वो अलाउ करता है हेरिडिटरी सिस्टम को, किस में? आर्मी और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसलिए वो ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करता है रीअसर्ट हिज अथॉरिटी ओवर साउथ इंडिया और डेक्कन रीजन में। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Firoz Shah Tughlaq was one of the most renowned rulers of the Delhi Sultanate. Which of the following work was done by him? He set up a special department for spies. He repaired and dug large number of canals. Hisar in Haryana was established by him. हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो वो स्पेशल डिपार्टमेंट नहीं स्टार्ट करता है स्पाइस के लिए, ये बिल्कुल गलत बात है। ये शायद मुझे लगता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। हाँ, वो बहुत सारे जो कैनाल्स होते हैं उनको डग करवाते हैं और रिपेयर भी करवाते हैं। और हरियाणा में जो हिसार रीजन है उसको भी इस्टेब्लिश किया जाता है किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसको बहुत सारे इनिशिएटिव्स के लिए जाना जाता है और वो बहुत सारा चीज़ करते हैं वेलफेयर ऑफ द
कॉमन पीपल के लिए। एग्रीकल्चर के लिए वो क्या करते हैं, कनाल सिस्टम को डक करते हैं, बहुत सारे कनाल्स को डक करते हैं, उनको रिपेयर करवाते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी को इस तरह से वो इंक्रीज करवाता है। उसका जो मेजर कनाल है वो कहाँ है, सिरसा से हांसी, सतलज टू हांसी और यमुना से हिसार है। और वो बहुत सारे सिटीज़ को भी स्टेब्लिश करते हैं, उसमें से हिसार भी एक है, ठीक है। और स्पेशल डिपार्टमेंट्स नहीं बनाता है, वो सेटअप नहीं करता है स्पाइस के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द तैमूर-लंग। तैमूर-लंग से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। He invaded India during the reign of Nasruddin Tughlaq. After defeating Delhi Sultan, he established Timurid dynasty, which ruled for the short period of time. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। He invaded, तैमूर-लंग जो है वो इन्वेड करता है इंडिया में ड्यूरिंग द reign of नसरुद्दीन तुगलक, और ये तो बिल्कुल सही बात है। दिल्ली सुल्तान को हराने के बाद ही एस्टेब्लिश तिमुरिद डायनेस्टी विच रूल फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये बिल्कुल गलत बात है। वो अपना जो है रीजन जो है उसका जो स्प्रेड होता है वो सिर्फ सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में रहता है। इंडिया में तिमुरिद डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती है, ये ध्यान में रखेंगे। सेकंड तो बिल्कुल गलत है, इसलिए हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो सेकंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सैयद और लोधी डायनेस्टी के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। बाय।